हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स पर संजीव सर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आज का टॉपिक का नाम है जीवाश्मों के अध्ययन के आधार पर घोड़े का विकास। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोग जीवाश्म को पढ़े, आज पढ़ना है जीवाश्म के अध्ययन के आधार पर घोड़े का विकास। तो देखिए कैसे घोड़े का विकास हुआ है। तो सबसे पहले जीवाश्म जो घोड़ा है उसका विकास यानी उद्भव उत्तरी अमेरिका के मैदान में लगभग आज से 40 वर्ष पूर्व सीनोजोइक काल में हुआ था। तो देखिए, घोड़े का उद्भव उत्तरी अमेरिका में हुआ और सीनोजोइक काल में हुआ था, जिसमें से इसका जो पूर्वज होता है घोड़े का, सबसे पहले का जो पूर्वज है वो ईओहिप्स कहा जाता था। उसका नाम ईओहिप्स था और वो एक लोमड़ी के समान होता था और उसकी ऊंचाई लगभग 1 फीट होती थी। तो आइए देखिए, जो घोड़े का पूर्वज है वो इसका नाम ईओहिप्स था और ये लोमड़ी के समान तथा लगभग 1 फीट ऊंचे होते थे। अब इसमें धीरे धीरे विकास हुआ और विकास के बाद मोसोहिप्स घोड़े की प्रजाति का उद्भव हुआ और ये एक भेड़ के समान होता था। और हाँ, इसमें क्या होता था कि जो ईओहिप्स था उसमें जो घोड़े होते थे उसके पैर में 3-3 उंगलियां होती थी, लेकिन जैसे मोसोहिप्स का निर्माण हुआ तब उसमें जो घोड़े थी उसकी बीच की जो अंगुलियां थी वो बड़ी होती थी। तो इसमें परिवर्तन देखा गया मोसोहिप्स में कि जो घोड़े के बीच की अंगुलियां होती है वो बड़ी होती है और ये एक भेड़ के आकार के होता था। फिर उसमें विकास हुआ और उसके बाद मेरोकिप्स नामक घोड़े का निर्माण हुआ। फिर वो विकसित होकर प्लायोकिप्स नामक घोड़े का प्रजाति बना और अंत में जो आधुनिक घोड़े हैं उसका प्रजाति बना, जिसको इक्वस कहा जाता है। इस प्रकार से घोड़े का निर्माण हुआ। तो देखिए, सबसे पहले घोड़े के पूर्वज थे, उसका नाम ईओहिप्स था। फिर विकसित होकर मोसोहिप्स बना जो भेड़ के आकार का था और उसके बाद मेरोकिप्स बना, फिर प्लायोकिप्स बना और अंत में जो आधुनिक घोड़ा है वो इक्वस विकसित हुआ इस प्रकार से। और ये लगभग 1.5 मीटर ऊंचा होता था। देखिए, ये घोड़े का पूर्वज था जो ईओहिप्स कहलाता था और वो लोमड़ी के समान होता था। फिर उसके बाद में यहाँ ओलिगोहिप्स बना, फिर ये मेरोहिप्स है और इसी प्रकार से ये प्लायोहिप्स नामक घोड़े विकसित हुआ और जो आधुनिक घोड़े होते हैं वो इक्वस होता है। तो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है तुलनात्मक कार्यकी तथा जैव रसायन से प्रमाण। तो जैव रसायन से प्रमाण में क्या होता है कि जो भी जीवाश्म होता है उसमें जो में उपस्थित जैव रसायनों के द्वारा उसका विकास का पता लगाया जाता है। तो इस प्रकार से जैव रसायन का प्रमाण होता है। इसमें विभिन्न जीवों के संरचना के समानता के अतिरिक्त शरीर में होने वाली जो समान जैव रसायनों के अध्ययन से हम पता लगाते हैं कि इसमें
विकास कैसे हुआ है। तो देखिए होता क्या है कि जितने भी जीव होते हैं उसमें समानता तो होती है, उन समानता के अतिरिक्त जैव रसायन भी उपस्थित होता है। तो उन जैव रसायनों के द्वारा ही उस अध्ययन कर उसका विकास का पता लगाया जाता है। जैसे में देखिए उदाहरण में है ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है और ये एक प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है और इसका काम है प्रोटीनों का पाचन करना। और ये प्रोटोजोआ से स्थानीय तक जंतुओं में पाया जाता है। नेक्स्ट है एमाइलेज। तो एमाइलेज क्या होता है, तो ये एक कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और ये बहुकोशिकीय जंतुओं में पाया जाता है। तो इस प्रकार से तुलनात्मक कार्यकी तथा जैव रसायन से प्रमाण होता है। नेक्स्ट है रुधिर संरचना। तो देखिए अब इसमें वो तो था एंजाइम के द्वारा पता लगाया जाता था, लेकिन अब आता है रुधिर संरचना के द्वारा भी जैव रसायनों का विकास का अध्ययन किया जाता है। तो ये जो जैव रसायन रुधिर संरचना है उसमें क्या होता है, जितने भी कशेरुकी जंतु होता है उसके रुधिर का संरचना समान होता है। तो देखिए देखा जाता है कि जितने भी कशेरुकी जंतु होता है उसमें उपस्थित जो रक्त होता है उसकी संरचना समान होता है। तब यहाँ रिचर्ड तथा ब्रांड नामक वैज्ञानिकों ने रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन का संरचना का अध्ययन किए और अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने पाया कि जो मनुष्य में हीमोग्लोबिन होता है वो चिंपैंजी से अधिक मिलता जुलता है, जबकि बंदर से उसकी अपेक्षा कम। तो देखिए यहाँ हीमोग्लोबिन का इन्होंने संरचना का अध्ययन किया और इन्होंने देखा कि जो मनुष्य का हीमोग्लोबिन होता है वो चिंपैंजी के हीमोग्लोबिन से अधिक मिलते जुलते हैं बंदर की अपेक्षा। तो इससे क्या होता है कि उन्होंने कहा कि मनुष्य तथा चिंपैंजी का पूर्वज जो होता है एक ही होंगे। यहाँ देखिए बंदर के हीमोग्लोबिन से बहुत कम मिलता है, तब पता चलता है कि मनुष्य और चिंपैंजी दोनों का पूर्वज एक ही थे। तो देखिए नेक्स्ट है जैव विकास के सिद्धांत। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक है जैव विकास के सिद्धांत। तो इससे क्या पता चलता है और ये सिद्धांत क्या है, तो इस सिद्धांत से यह सिद्ध होता है कि अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जातियां जो होती है उसकी विभिन्न पूर्वज वाले जो जातियां आबादी होता है वो विभिन्न प्रकार के वातावरण के प्रभाव के अनुरूप अपने आप को ढालती है और इसी कारण से वह अपने आदि पूर्वज से भिन्न हो जाती है और नई जातियां का विकास होता है। तो देखिए जो जैव विकास के सिद्धांत है वो बताता है कि जितने भी प्रजाति होते हैं वो सब अपने आप को वातावरण के अनुकूलन ढालते हैं और इसके कारण अपने आदि पूर्वज से वो भिन्न हो जाते हैं और नए नए जातियों का विकास होता है। इसमें देखिए लैमार्कवाद का उपार्जित लक्षण की वंशागति का सिद्धांत है। तो देखिए इसमें लैमार्कवाद का सिद्धांत क्या था, तो उनका मानना था कि जितने भी जीव होते हैं वो जितने भी प्रजाति होती है उसका निर्माण पहले से अस्तित्व वाले जातियों से होता है। तो देखिए यहाँ लैमार्क का जन्म 1 अगस्त 1744 को फ्रांस में हुआ था और उनका मानना है कि जो प्रत्येक जातियां हैं उसका विकास
पहले की अस्तित्व वाली प्रजातियों से होता है। उनका यही मानना है कि जो जितने भी जातियां हैं उसका विकास जो पहले की अस्तित्व होती है उन प्रजातियों से ही होता है। और उन्होंने अपने सिद्धांत अपनी पुस्तक फिलोसफी जूलॉजी में प्रस्तुत किए हैं। और सर्वप्रथम अकशेरुकी तथा कशेरुकी शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किए हैं, अर्थात कशेरुकी तथा अकशेरुकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क ने किए। और इन्होंने अपने सिद्धांत को 4 मूल धारणाएं दिए हैं। देखिए, पहला है बड़े होने की प्रवृत्ति, दूसरा है वातावरण का सीधा प्रभाव, और तीसरा है अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग, और लास्ट है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो देखिए, इन चारों को हम बारी बारी से पढ़ते हैं। इसमें पहला है बड़े होने की प्रवृत्ति। तो देखिए, उन्होंने बताया बड़े होने की प्रवृत्ति। उनका मानना था कि जीवधारियों का शरीर जो होता है, जो शरीर तथा उनके अंग में बड़े होने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। तो देखिए, बड़े होने की प्रवृत्ति में उन्होंने बताया कि जितने भी जीव होते हैं उसके शरीर तथा अंगों में बड़े होने की प्रकृति रूप से प्रवृत्ति होती है, अर्थात जो बड़े होने की प्रवृत्ति होती है वो प्राकृतिक रूप से ही होती है। और जिसके कारण इससे बदलते हुए वातावरण में अपने आप को जीवित रहते हैं। और उन्होंने उदाहरण दिए हैं, और ये बड़े होने की प्रवृत्ति में लैमार्क ने उदाहरण दिए जिराफ पे। तो देखिए, उनका मानना है कि जिराफ का पूर्वज जो था एक सामान्य था, क्योंकि उस समय का जो वातावरण था हरे भरे घासों तथा वृक्षों से भरा हुआ था। लेकिन जब वातावरण में परिवर्तन आया तब वो घास का मैदान धीरे धीरे समाप्त हो गया। समाप्त होने के कारण वो अपना जो जिराफ है अपना भोजन वृक्षों से करना प्रारंभ किया। तो वृक्ष तो ऊंचा होता है, और ऊंचा होने के कारण जो जिराफ होता है वो अपना भोजन को ग्रहण करने के लिए अपने अगले टांग को तथा गर्दन को ऊपर करने लगा, और ऊपर कर वहां से भोजन को प्राप्त करने लगा। तब इसी वजह है कि जिराफ का अगले टांग लंबे तथा गर्दन ऊंचा हो गया, वरना पहले का जो जिराफ होता था उसकी टांगे तथा गर्दन एक समान होती थी। तो लैमार्क ने अपने बड़े होने की प्रवृत्ति इस उदाहरण से समझाया। तो देखिए, जिराफ के द्वारा समझा। उनका मानना था कि जिराफ जो होता है, जिराफ की अगली टांग एवं गर्दन समान थे, लेकिन वातावरण में परिवर्तन के कारण जिराफ के पूर्वजों वर्षों में भोजन प्राप्त करने के लिए अपने अगली टांग और गर्दन को दोनों को ऊपर करना पड़ता है। और यह लक्षण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होकर अस्थायी हो गया, और इस लक्षण को उपार्जित लक्षण कहते हैं। तो देखिए, पहले जो जिराफ था वो एक समान होता था, उसकी टांगे और गर्दन दोनों एक समान होता था, लेकिन वातावरण में परिवर्तन के कारण ये अपना भोजन वृक्ष से करने लगा, और वृक्ष ऊंचा होता है, ऊंचा होने के कारण ये अपने अगली टांग को
तथा गर्दन दोनों को ऊपर करना शुरू किया और ऊपर करके इस प्रकार से वो अपने भोजन को ग्रहण करता था। तब ये लक्षण जो है वंशागत हो गया पीढ़ी दर पीढ़ी, और इस प्रकार के लक्षण को उपार्जित लक्षण कहा जाता है। तो ये तो था बड़े होने की प्रवृत्ति। नेक्स्ट है वातावरण की सीधा प्रभाव। तो वातावरण के सीधा प्रभाव में क्या होता है कि जो भी जीव जंतु होते हैं उसको वातावरण से सीधे प्रभावित होता है। जितने भी जीव जंतु होता है वो वातावरण से सीधे प्रभावित होता है, और प्रभावित होने के कारण उसकी रंग रूप आकृति तथा स्वास्थ्य में विभिन्नता आ जाती है। तो देखिए जीवधारी वातावरण से इसमें सीधे प्रभावित होते हैं, और इन प्रभावों से शरीर की आकृति, रंग, स्वास्थ्य, विकास सभी प्रभावित होता है। सभी में लक्षण प्रभावित होते हैं। इनमें से कुछ अंग का विकास अधिक तथा कुछ अंग का विकास कम हो जाता है। तो देखिए नेक्स्ट है अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग। तो देखिए इसमें क्या होता है कि वातावरण में परिवर्तन होते रहता है, जिसके कारण जो जीव होते हैं उनके अंगों का भी उपयोग जो होता है बढ़ते घटते रहता है। और कुछ अंग ऐसे होते हैं जो क्रियाशील होते हैं और उनका उपयोग अधिक होता है। तो जो अंग क्रियाशील होते हैं वो विकसित होते चले जाते हैं, लेकिन जो अक्रियाशील होते हैं उस अंग को जिसका उपयोग नहीं होता है वो अविकसित हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए कि वातावरण में परिवर्तन होता है, जिसके कारण विभिन्न अंगों का उपयोग घटते बढ़ते रहता है, और अधिक क्रियाशील होने के कारण अंग विकसित होते हैं, लेकिन जो कम क्रियाशील होता है उसका उपयोग, जो कम क्रियाशील होता है वो अविकसित होते रहता है। और इसका उदाहरण लैमार्क के अनुसार तो देखिए, और जो अंगों का उपयोग अनुप्रयोग होता है उसका उदाहरण लैमार्क ने बताया है कि पहले जो सांप होता था उसके पूर्वजों में टांग हुआ करता था, लेकिन वो टांग जो है झाड़ियों में चलते समय विरोध करता था, तथा जब वो अपने बिल में प्रवेश करता था उस टाइम जो टांगे होता था वो विरोध करता था। तब उसका उपयोग धीरे धीरे कम हो गया। कम होने के कारण आज जो है सांपों में वो टांग विलुप्त हो गया है। तो देखिए यहाँ लैमार्क के अनुसार सर्पों के पूर्वजों में टांग हुआ करता था, विकसित था, लेकिन आज वो विलुप्त हो गया है। तो ये है अंगों का उपयोग कि पहले अंग था जिसका उपयोग होता था, लेकिन आज वो विलुप्त हो गया क्योंकि वो क्रियाशीलता उसका समाप्त हो गई, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो आइए उपार्जित लक्षणों की वंशागति, तो इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे भी लक्षण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है लेकिन वो वंशागति नहीं हो पाता है। तो इस प्रयोग को बीजमान नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किए हैं, और वो जर्मन वैज्ञानिक थे। आज से और उन्होंने अपने प्रयोग में लगभग 20 से 25 पीढ़ियों तक नवजात चूहे की पूंछ को काटते रहे, फिर भी नई संतान में पूंछ उपस्थित रहा। अर्थात देखिए उन्होंने अपना प्रयोग किए और वो अपने प्रयोग में एक नवजात शिशु को लिए और उसको 20 और ये प्रयोग 20 से 25 पीढ़ी तक किए हैं। उनमें से जो चूहे होता है नवजात उसके पूंछ को काट देते थे, लेकिन फिर भी
उनसे जो उत्पन्न नए संतान है उसमें पूंछ की समाप्ति नहीं हुई, अर्थात उन चूहों में पूंछ उपस्थित रहा। इसी प्रकार से उन्होंने और प्रयोग देखें, उन्होंने बताया कि जो मनुष्य होते हैं वो जीवन भर अपने दादी को बनाते हैं, लेकिन दादी विहीन अपने पुत्र को पैदा नहीं कर सकते हैं। और इसी प्रकार से हमारी जो भारत की संस्कृति है, जिसमें नारी जो है सदियों से अपना नाक कान छेदने की परंपरा है, लेकिन ये लक्षण वंशागति नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से ये एक उपार्जित वंशागति लक्षण है, जिसमें से कुछ लक्षण होते हुए भी ये वंशागति नहीं हो पाता है। अब नेक्स्ट है नौ लैमार्कवाद। तो देखिए नौ लैमार्कवाद में क्या हुआ कि इस सिद्धांत के अनुसार जो वातावरणीय प्रभाव से शरीर में भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं। तो देखिए इस सिद्धांत में बताया गया कि वातावरणीय प्रभाव जीवों में तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन भी जीवों के शरीर में होता है, और ये विभिन्न प्रकार के उपार्जित भिन्नता को नहीं, जिससे विभिन्न प्रकार की उपार्जित भिन्नता आती है। तो इस प्रकार से ये है नौ लैमार्कवाद सिद्धांत। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।